चलो, इंडियन पॉलिटी का आज हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है। इसमें जैसे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसके जो संवैधानिक प्रोसेस है उसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। उसको दो भाग में हमने बांटा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे और क्राउन के अधीन कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। उसके अलावा कुछ हिस्ट्री के कुछ फैक्ट थे, वो तमाम चीजों को हमने देखा था। ठीक है। तो आज का हेडिंग दो, थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चले। जैसे हमने बोला था कि रेगुलेटिंग एक्ट से आज शुरू करेंगे। ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। अब देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब हमने देखा कि किस तरह से प्लासी और बक्सर के बाद भारत में कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है। और अब कंपनी किस तरह से एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंपनी के अलावा भारत में उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो किस तरह से बढ़ चुका है। भारत एक उपनिवेश बन चुका है और उपनिवेश का किस तरह से एक्सप्लोटेशन शुरू होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और एक्सप्लोटेशन में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, खास करके जो ऐसे लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में काम कर रहे हैं। उनमें व्याप्त जैसे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, संलिप्त है उसमें, रिश्वत ले रहे हैं, या फिर अपना व्यापार करने लगे, मतलब निजी व्यापार करने लगे। तो कई तरह की ऐसी समस्या आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी था। तो यही कारण है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। सबसे पहले समझो, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो अगर हम देखें कंपनी की जो गतिविधियां हैं, इसके दो केंद्र थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों के दो केंद्र थे, ध्यान रखना। एक तो हम सीधा सीधा देखेंगे इंग्लैंड, यानी कि एक इंग्लैंड में, और दूसरा अब कंपनी की जो गतिविधियां एक हो गई भारत में। ठीक है, एक इंग्लैंड में और दूसरा भारत में। और दोनों जगह पे कंपनी के जो कुछ सिस्टम है, उसको चेंज करना है, कुछ उसमें बदलाव लाना है, उसमें कुछ सुधार लाना है। तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा और वो प्रयास होगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो जरा सबसे पहले देखो, इंग्लैंड में जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो जैसे पॉइंट लिख लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के दो प्रमुख केंद्र थे। दो प्रमुख केंद्र थे, पहला इंग्लैंड और दूसरा भारत। और इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए इंग्लैंड और दूसरी तरफ लिखिए भारत। देखो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के नीचे लिखो, इंग्लैंड में कंपनी के जो गतिविधियां हैं, इसके लिए एक तो पहले ही बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की कंपनी नहीं है या किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है। तो इसमें कई सारे लोगों का शेयर लगा हुआ है। तो एक हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, इंग्लैंड में दो पैर बना लेना, इसका दो पैर बना दो, नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड, इस तरह से कॉपी में बना लीजिए। पहला हो जाएगा कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। और दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएट। एक देखो, ये कौन है जो प्रोप्रिएटर्स है, ये कौन है? ये सारे के सारे इसको हम कहेंगे कि जो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, सत्वधारी मंडल। सत्वधारी, जो वास्तविक में सत्वधारी मंडल, बोर्ड ऑफ प्रोप्रिएटर्स है सत्वधारी मंडल, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके शेयर लगा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसके शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा हुआ है। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स या सत्वधारी मंडल पहला है।
दूसरा है हमारा ब्रिटेन में कंपनी का जो एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब एक हो गए निदेशक, इसे क्या कहेंगे, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। ठीक है। और देखो कंपनी को चलाने के लिए ये निदेशक मंडल है और इसकी संख्या थी 24। अब जितने भी यहाँ पे ध्यान रखना, हम पहले बात कर रहे हैं, पहले मतलब अब यहाँ पे पॉइंट अगर हम लिखें कि 1773 के पहले का सिस्टम क्या था कि देखो जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, वो अगर 500 पौंड तक का, 500 पौंड तक का अगर शेयर किसी का है, ठीक है, पौंड है, 500 पौंड तक का शेयर अगर किसी ने कंपनी में लगा रखा है, तो इसे अधिकार था निदेशक मंडल को चुनने का। ठीक है, निदेशक मंडल को चुनने का अधिकार था 500 तक। क्लियर, मतलब समझ में आया? इसको ऐसे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है और जिसकी गतिविधियों का 2 केंद्र है, एक इंग्लैंड में और दूसरा है भारत में। इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 मंच हो गए, एक हो गया कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स हो गए, और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी का संचालन कर रहा है, तो पॉइंट लिखना, ये जो निदेशक मंडल है इसका चयन कौन करते थे? प्रोप्रिएटर्स द्वारा इसके चयन किए जाते थे। ठीक है, लेकिन देखो अब अभी जैसे मैंने बताया कि कंपनी अब भारत में भी स्टैब्लिश हो चुकी है और कंपनी को रेगुलेट करना है, क्योंकि अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, निजी व्यापार में कंपनी के कर्मचारी भारत में संलिप्त हो गए हैं, तो दोनों जगह पे इसमें सुधार करने की आवाज उठने लगी कि ब्रिटेन में भी इसमें सुधार हो और भारत में भी कंपनी की गतिविधियों में सुधार हो। और यही कारण है कि कंपनी को कैसे रेगुलेट किया जाए, तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो अब यहीं पे हेडिंग ये समझ में आया, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स कौन है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ये समझ में आया? आप लोग बताइए जल्दी से। निदेशक मंडल में लोगों की संख्या, निदेशक मंडल में संख्या कितनी थी? 24। ये याद रखना, निदेशक मंडल में 24 लोग होते थे। ठीक है, निदेशक होते थे और इनका चयन शेयर होल्डर्स ही करते थे, जिसे प्रोप्रिएटर्स कहते हैं। और पहले इसका जो चयन होता था 500 पौंड के जो शेयर धारक थे वो लोग करते थे। लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का रेगुलेटिंग देखो इसमें ब्रिटेन में क्या चेंज किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिस्टम में। अब इसमें ये प्रावधान किए गए कि जो पहले 500 रुपया कह रहा हूं, 500 पौंड के जो शेयर होल्डर्स थे वो निदेशक मंडल के चयन में भाग लेगा, उसको बढ़ा करके यहाँ पे 1000 रुपया कर दिया। मतलब अब 500 पौंड के नहीं, कितने पौंड्स के शेयर होल्डर इसमें भाग लेगा ये बताइए? हम्म, 500 की जगह पे 1000 के जो शेयर होल्डर्स है वो इसका चयन करेगा निदेशक मंडल का। ठीक है, चुनाव करेगा। और इसी के द्वारा निदेशक मंडल में एक चेंज किया गया कि जो निदेशक मंडल में 24 लोग हैं, 24 सदस्य होते थे निदेशक मंडल के, इसमें से कहा गया कि 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेगा। 1/4 मेंबर, चौथाई सदस्य
प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेगा। एक चौथाई का मतलब कितना हुआ? 6 चौक 24, यानी 6 सदस्य प्रतिवर्ष क्या हो जाएंगे? अवकाश पे जाएंगे। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। जी। तो इंग्लैंड में ये समझ में आ गया कि इंग्लैंड में किस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वहां पे किस तरह का चेंज किया गया था, ये हमने देखा। नेक्स्ट अब देखो, अब आ रही है भारत में। अब हम आ जाते हैं भारत में। ठीक है। सर 1/3 या 1/4? 1/4, 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर जो थे वो प्रतिवर्ष क्या होंगे? वहां से अवकाश ग्रहण करेंगे। 1/3 कहीं से पढ़ा है क्या? नहीं सर, अभी मुझे भेजा है। अच्छा अच्छा, 1/4 है। ठीक है, 1/4 प्रतिवर्ष। और हाँ सुनना हाँ पड़ा सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब चलिए देखिए, सबसे पहला भारत में स्टार्ट करने से पहले भारत में हेडिंग दे दीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। एक इसे स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिखिए और स्टार लगा लेना। ये आपके बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नोट लगा लो और लिखिए, यहाँ पे लिख लो तत्कालिक तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति। इसने एक गुप्त समिति का गठन किया था। ठीक है, गुप्त समिति, उसे सेक्रेट कमिटी कहिए, गुप्त समिति। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति का गठन किया गया था और इसी समिति यानी गुप्त समिति के सिफारिश, गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर, इसी ने सिफारिश की थी, सिफारिश के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था तो उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ है और ये लाया गया था गुप्त समिति के सिफारिश के आधार, मतलब उसके रिकमेंडेशन के आधार पर लाया गया था। क्लियर? अब देखो, इसके साथ भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो लिखिए भारत में प्रावधान में पहला पॉइंट लिखिए, भारत के संबंध में पॉइंट फर्स्ट, इसमें लिखिए जो हमने एक देखा था कि फोर्ट विलियम्स की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम्स की स्थापना कोलकाता में, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? बताए। फोर्ट विलियम जो प्रेसिडेंसी है कब हुई थी? क्लास रिवीजन करिए। मैंने बताया था 1700 में फोर्ट विलियम्स की स्थापना कलकत्ता में हो गई थी। ठीक है, तो क्लास का रिवीजन कर लेना है। इसमें लिखिए, लिखो इस अधिनियम के द्वारा फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक
फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब इसके द्वारा एक पोस्ट क्रिएट किया गया, उसका नाम क्या था? भारत का नहीं, भारत में जो भारत में प्रावधान है, हम प्रावधान की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रावधान किए गए। प्रावधान, तो इसमें पहला प्रावधान है कि इस अधिनियम के द्वारा जो फोर्ट विलियम्स के जो अधिकारी थे, प्रशासक थे, उसको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? यहां पे लिख देना, लॉर्ड, हाँ बोलिए, वॉरेन हेस्टिंग। हाँ, कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्लाइव है। किसी का कोई क्वेश्चन है? लिख लीजिए। पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। सर गवर्नर या गवर्नर जनरल? हाँ, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, सर गवर्नर न थे। क्या क्या कह रही हैं आप? एक बार फिर से बोलिए। गवर्नर लाइव न थे। कौन थे? इससे पहले गवर्नर तो क्लाइव न थे। पहला गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्लाइव थे जी। रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर सर। हाँ, गवर्नर, वो कंपनी के गवर्नर जो पहले वो शासक होते थे, वो अलग चीज है। अब उसे जो कंपनी के जो शासक होते थे बंगाल के, उसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था 1773 के एक्ट के द्वारा। तो क्लाइव प्रशासक रहे हैं बंगाल में, लेकिन इस समय, जिस समय 1773 का एक्ट आया था, उस समय वॉरेन हेस्टिंग साहब वहां के प्रशासक थे। जैसे मैंने बताया कि फोर्ट विलियम्स के जो प्रशासक, कंपनी की जिसे फैक्ट्री कहिए, या फैक्ट्री का मतलब ध्यान रखना, फैक्ट्री का मतलब निर्माण स्थल नहीं होता था, कंपनी का सेंटर होता था। उसके जो प्रशासक होते थे, उसी प्रशासक को 1773 के एक्ट के द्वारा एक नया नाम दिया गया, और उस पोस्ट का नाम दिया गया गवर्नर जनरल। और किसका गवर्नर जनरल? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो 1833 के समय में पढ़ेंगे विलियम बेंटिंक के बारे में। ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग है और बाद में हम विलियम बेंटिंक देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? एक पॉइंट और लिखिए। जी। हाँ, लिखिए, गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल तो ऑलरेडी होगा ही, बंगाल, मुंबई, बंबई नहीं लिखना, मुंबई और मद्रास, और बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इसी के अंडर में बंगाल तो है ही, साथ के साथ मुंबई और मद्रास जो था, उसके भी प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल, मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, उसके गवर्नर जनरल कौन होंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल ही। ठीक है, पहले अलग होते थे तीनों जगह के, मद्रास के प्रशासक अलग होते थे
और मुंबई के अलग होते थे, बंगाल के प्रशासक अलग होते थे। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, जो बंगाल के प्रशासक है, फोर्ट विलियम्स के जो प्रेसिडेंसी के जो प्रशासक है, उसी के अंडर में बंगाल, मुंबई और मद्रास तीनों को ला दिया गया। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पे। अब देखो, इसमें गवर्नर की सहायता के लिए, जो गवर्नर है, देखिए गवर्नर की सहायता के लिए, गवर्नर की सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। एक परिषद बनाया गया, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मतलब बंगाल का, देखो हमने इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड में एक जो शेयर होल्डर्स होते थे वो है, और शेयर होल्डर नियंत्रक जो निदेशक है, निदेशक मंडल के 24 लोगों को चुनते थे और वो वहां से प्रशासन करते थे। अब बिहार अभी बाद में देखेंगे कि किस तरह से बिहार का और उड़ीसा को भी बाद में किस तरह से इसमें शामिल किया जाएगा। तो अभी बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का अधिकार दे दिया गया, और भारत में शासन करने के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद गठन किया गया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। इसके सदस्य थे, लिख लीजिए, इसके सदस्य थे, पहला लिख लो, एक तो फिलिप फ्रांसिस करके थे, फिलिप फ्रांसिस। दूसरा क्लेवरिंग, क्लेवरिंग। तीसरा मानसन, क्लेवरिंग, मानसन, और चौथा था बारवेल। क्लियर? पहला है फिलिप फ्रांसिस, दूसरा है क्लेवरिंग, तीसरा है मानसन और चौथा है बारवेल। ठीक है, और ये परिषद था। एक वहीं पे एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद, ब्रैकेट में लिख देना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर देना। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन लिखिए क्लेवरिंग, दूसरा लिखिए क्लाइव, तीसरा लिखिए मानसन, चौथा लिखिए बॉरवेल। आंसर क्या होगा? क्लाइव, वेरी गुड। क्योंकि क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल समझ में आ रहा है, इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोगों का बनाया जा सकता है। या सीधा क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कथन के बारे में सत्य है या असत्य है? बाद में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और डिटेल से हम देख लेंगे। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। एक तो ये इतना लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े, किसी का छूटा तो नहीं है, बता दो। ठीक है, ठीक, माइक ऑफ कर दीजिए। अब देखो, इसी नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया है, नेक्स्ट लिखिए, स्टार लगा करके लिख लेना, काफी महत्वपूर्ण है। लिखिए, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
1774 में, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में लिखा, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, यानी कि आप लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। देखो इसमें न्यायाधीशों की संख्या इस सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायाधीशों की कुल संख्या, कुल संख्या 4 थी। न्यायाधीशों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी? 4। 4 में एक जिसे हम कहते हैं कि 1+3, मतलब इसमें जो न्यायाधीश बनाए गए थे उसमें 1+3, 1+3 ऐसे लिख लेना। एक हो गया मुख्य न्यायाधीश, और ये अन्य 3 न्यायाधीश थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आपने क्वेश्चन देखा होगा, सीधा सीधा पूछा हुआ है। तो इसके जो और क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर, लिख लीजिए, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे, ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीश, पहला लिख लो, 3 अन्य न्यायाधीश में एक थे चैम्बर्स, दूसरा था लिमेस्टर, और तीसरा था हाइड, लिमेस्टर, हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस बना सकते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ, या कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1774 में हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सर एलिजा इम्पे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से बना सकते हैं। अब देखो, एक तो ये काम हो गए। इसके बाद आप लिखिए, एक पॉइंट और बना लीजिए इसमें, नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। जैसे लिखो, इस अधिनियम द्वारा जैसे मैंने बताया कि कंपनी में क्या क्या था। कंपनी जैसे एक लोग काफी इन्वॉल्व थे, जैसे निजी व्यापार करने लगे थे। तो जैसे अब सर, हाँ, सर बाकी 3 न्यायाधीश का नाम करेंगे क्या? अन्य 3 न्यायाधीश का नाम है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताइए फिर से एक बार। अन्य जो 3 न्यायाधीश है उनका नाम एक बार फिर बोल दीजिए। अच्छा, 3 न्यायाधीश, एक है चैम्बर्स, बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? एक है चैम्बर्स, दूसरा है चैम्बर्स, दूसरा है लिमेस्टर, यहां देखिए, चैम्बर, दूसरा लिमेस्टर, और तीसरा हाइड,
क्लियर है अब? जी। देखो, एक और बताया कि जैसे कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कई तरह के कार्य में संलिप्त हो गए थे। एक, जैसे निजी व्यापार करने लगे थे, बिना लाइसेंस के व्यापार करने लगे थे, और भ्रष्टाचार में व्याप्त थे, और रिश्वत लेना, उपहार लेना, कई तरह की ऐसी घटनाएं थी। तो इन तमाम चीजों पे क्या कर दिया गया, इस अधिनियम द्वारा उसे पाबंदी लगा दी गई, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए, बिना लाइसेंस, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों को अब व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। मतलब बिना लाइसेंस के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भी व्यापार नहीं कर सकते थे। क्लियर है? और इसी में और चाहें तो आप लिख सकते हैं कि उपहार और रिश्वत, इस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, और इस पर आगे भी प्रयास किया गया है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भी इस पर कंट्रोल, उपहार और रिश्वत जैसे चीजों पे नियंत्रण नहीं किया गया। तो आगे भी इस पर एक व्यापक रूप से और प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन पहली बार यहां भी प्रयास किया गया है प्रतिबंध लगाने। ठीक है, प्रतिबंध। अब आपने क्या देखा कि सीधा सीधा रेगुलेटिंग का मतलब ही है कि कंपनी को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो भारत में हो। तो ये थे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, और कई बार यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया रेगुलेटिंग एक्ट? जी सर। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, एक हेडिंग दो, एक नया हेडिंग हम लोग रखते हैं। ये था हमारा पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, छोटा सा है, लिखिए, लेकिन इसमें आप लोगों को एक इसको लिख लो। जब हम लोगों ने पढ़ा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये इसका डेट कब लिखा आया था, याद है किसी को? कितना लिखवाया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, देखो नाम ही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे एक और लिख सकते हैं, जैसे ये एक तरह का संशोधनात्मक अधिनियम था, अमेंडमेंट था ये। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें एक संशोधन किया गया था, और छोटा सा है एक्ट, इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। तो आप लिख लीजिए, यह एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधनात्मक संशोधनात्मक एक्ट या अधिनियम था। ठीक है, देखो इसे एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना,
बंगाल जुडिकेचर एक्ट, जुडिकेचर एक्ट, ठीक है, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया था? तो 1781 में। या बंगाल जुडिकेचर एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1781। याद रखना, या किस निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। देखो, ये आप एक यहां पे नोट लिख लीजिए, नोट। जैसे देखो, ये 1773 का एक संशोधनात्मक अधिनियम था, हमने पहले लिख लिया। इसमें एक लिख लीजिए कि ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति, ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति प्रवर समिति के अध्यक्ष, प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड वर्क, एडमंड वर्क, ठीक है, एडमंड वर्क की सुझाव के आधार पर, कि सुझाव इसने एक, किसी ने सुझाव दिया था, सुझाव के आधार पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड वर्क, इसने सुझाव दिया था और इसी के सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। क्लियर? अब देखो, एक स्टार लगा करके और यहां पे पॉइंट बना लीजिए, एक नोट और सेकेंड नोट। जैसे कि हमने देखा कि एक था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, और सर एक था रेगुलेटिंग एक्ट, एक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन हमने क्या देखा कि कई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ठीक है, इस पर हमने देखा कि गवर्नर जनरल का किस तरह से अधिकार दिया गया था। लेकिन जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 81 वाला 1781, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहां पे लिखिए 1781 कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, बिहार यानी बंगाल के साथ साथ बिहार और प्लस उड़ीसा, ठीक है, प्लस उड़ीसा की दीवानी बिहार, बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा की दीवानी विधि निर्माण करने का अधिकार, विधि निर्माण दीवानी से संबंधित, ठीक है, विधि निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया। इसमें दीवानी विधि, देखो दीवानी और फौजदारी दो अलग है, तो इसके द्वारा दीवानी, वो हम हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है फौजदारी वाला, वो किस तरह से भारत के अधीन रखा गया और जहां से आर्थिक लाभ होने वाला है, वो तमाम चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में रखा था। और बाद में जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे फौजदारी अधिकार, जो कानूनी अधिकार है, वो भी भारतीयों से सीमित किया जाएगा, उसको भी अंडर में लेना शुरू करेंगे।
चूंकि अभी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, तो इसलिए दीवानी और फौजदारी दोनों अलग अलग व्यवस्था थी। और फौजदारी व्यवस्था में जो भारतीय न्याय प्रणाली है और भारतीय जो न्यायाधीश होते थे उनको शामिल किया गया था। बाद में इस पर भी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। ये याद रखना कि इसी अधिनियम द्वारा, मतलब कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इस के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो आप लिख लीजिए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ब्रैकेट में लिख देना दीवानी, ठीक है, दीवानी अधिकार। इसमें उतना कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए इसको हम ज्यादा न खींचें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग चाहें तो आज लिख ही लो, मैं लिखवा दे रहा हूं। एक और हेडिंग दे दीजिए। इसके बाद किसी को याद है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद हमने कौन सा अधिनियम के बारे में चर्चा किया था? जब शेड्यूल लिखवाया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, उसमें क्या था? मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, पिट्स लिखिए, 1784। हाँ लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट, ठीक है। डेट भी याद रखना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहला स्टार लगा करके एक पॉइंट लिखिए, स्टार लगा करके पहला नोट लिखो। पहले लिख लीजिए फिर समझते। लिखिए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिग्रहित मतलब जिसको कंट्रोल किया गया था, मतलब अधिग्रहण किया गया था, अधिग्रहित। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इस कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व की दावे का घोषणा की गई, दावे का घोषणा की गई। मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यह है कि पहले जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिग्रहित किए थे क्षेत्रों को, अपने कंट्रोल में लिया था, अधिग्रहण किया था, वो किसका क्षेत्र कहलाता था? अगर हम 1774 से, सॉरी 84 से, यानी पिट्स इंडिया एक्ट से पहले देखें, यानी बीच में 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र का अधिग्रहण किया था, क्षेत्र का, माइक ऑफ कर लीजिए, अधिग्रहण किया था, वो किसका क्षेत्र था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था। लेकिन इस अधिनियम द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र अधिग्रहण किया है, वो क्षेत्र अब किसके स्वामित्व में आ गया? आप बताइए, इसका स्वामी कौन हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बल्कि कौन हो गया? ब्रिटिश क्राउन। क्लियर? तो किस अधिनियम द्वारा, क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों का हस्तांतरण या स्वामित्व, क्षेत्रों के स्वामित्व का हस्तांतरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वामित्व का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो क्या आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भारत के अधिग्रहित क्षेत्र थे, इस क्षेत्र का अब एक नया नामकरण हो जाएगा। इस क्षेत्र को लिख लीजिए, इस क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य। अब इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश अधिपत्य। ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो उपनिवेशवाद की स्थापना किया गया है और जो क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, वो अब क्राउन के स्वामित्व के अधीन आ गया और भारतीय क्षेत्र को, भारतीय उपनिवेशिक जो उपनिवेश क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो क्वेश्चन लिखो है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय उपनिवेश को, क्वेश्चन लिखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीय उपनिवेश को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया? ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। आंसर क्या होगा? सर भारतीय उपनिवेश। क्वेश्चन क्या लिखा आपने, आप लोगों ने क्वेश्चन क्या लिखा? मैंने बोला कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय उपनिवेश को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ये जो ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया, तो आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और पॉइंट बनाइए वहां पे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखो। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, यानी जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके कार्य किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। अब कंपनी के, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य और प्रशासन अब कौन देखेगा? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार। तो इसका मतलब क्या है? इससे पहले कौन देखता था? इससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट से पहले भारत में, पिट्स इंडिया एक्ट के पहले भारत में कंपनी के जो कार्य है वो कौन देखता था? मैंने क्या बताया था? शुरुआत में ही बताया था कि ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके लिए मैंने क्या बोला था? इंग्लैंड में दो संस्थान थी,
एक क्या था, एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, जो शेयर होल्डर्स है, जिसके शेयर है, यानी कि एक शेयर धारक है। और दूसरा मैंने बोला था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बोला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद है। तो पहले ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाता था, और अब सीधा सीधा आप ये देखिए कि कंपनी के गतिविधियों पे नियंत्रण अब केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं करेगी, अब कंपनी के कार्य और प्रशासन पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पूरी तरह से हस्तक्षेप करना प्रारंभ की है। वो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, जैसे जैसे कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश सरकार का या जो हस्तक्षेप होगा, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ कंपनी के कार्य व्यवहार में परिवर्तन किए जाएंगे। तो लिखिए, इस अधिनियम द्वारा या पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, अधिनियम द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक, कंपनी के जो व्यापार का काम था, व्यापारिक, और दूसरा कंपनी यहां पे सर इस अधिनियम द्वारा राजनैतिक, एक मिनट लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप या कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मतलब कंपनी व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों एक साथ नहीं करेगी। क्लियर, ये समझ में आ गया, लिख लिया आप लोगों ने। लिख लिया। सर ये क्वेश्चन थोड़ा मेरा छूटा है। यस सर। हाँ, क्या छूटा है बताइए। ये वाला 21 अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश को यहाँ तक में देखिए। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उपनिवेश स्थापना किया था भारत में, उसे ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्य अलग कर दिए गए। अब देखो, अभी जो हमने पॉइंट बनाए, पॉइंट ये बनाया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। एक कार्य है व्यापारिक और दूसरा कार्य है राजनैतिक। ठीक है, तो जब अलग अलग कर दिया गया, व्यापारिक कार्य अलग है, राजनीतिक कार्य अलग है, तो दोनों कार्य को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो व्यापारिक क्रियाकलाप है उसका कंट्रोल कौन करेगा, और इसका कंट्रोल, राजनीतिक क्रियाकलाप का कंट्रोल करने के लिए कौन हो। तो देखो, व्यापारिक क्रियाकलाप ध्यान रखना, जब वो समझोगे तो चीजें ज्यादा समझ रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी निजी व्यक्ति की कंपनी थी या शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, ये बताइए। शेयर होल्डर की कंपनी, शेयर होल्डर्स की कंपनी है। और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स थे उसे क्या कहा जाता था,
शेयर होल्डर्स को क्या कहा जाता था? प्रोप्रिएटर्स। उसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर, प्रोप्रिएटर्स। और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स बाद में हमने देखा कि 1773 के एक्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं, जो 1000 पॉन्ड्स जिसके इसमें लगे होंगे वही क्या बना सकता है, वो चुन सकता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुन सकता है। तो ध्यान दो, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। याद रखना, ये 24 लोग हैं। तो व्यापारिक कंपनी के जो व्यापारिक कार्य है, अब वो कौन देखेगा? निदेशक मंडल। कौन देखेगा? निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, याद रहेगा, निदेशक मंडल। और ये कहां है? भारत में है या ब्रिटेन में है? भारत में है। गलत, ये इंग्लैंड में बैठा हुआ है। ठीक है, कहां बैठा हुआ है? इंग्लैंड। यानी कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का कार्य देखने का काम कौन करेगा? निदेशक मंडल करेगा। अब निदेशक मंडल राजनीतिक कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा इंटरफेयर राजनीतिक कारण में, जरा मुझे बताइए। 84 के तहत 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत इसको अलग कर दिया गया, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य। क्यों अलग किया गया? क्यों अलग किया गया? कोई भी बताइए, क्यों अलग? अलग तो कर दिया गया, वो तो मुझे पता है, मैंने अभी लिखवाया है। क्यों अलग किया गया? समझे, बताइए कोई, क्यों अलग कर दिया गया? फ्रीडम है, कुछ भी बोलिए। कोई नहीं, सो गए क्या सब क्लास में? नहीं सर, जगह है। और सब लगता है कि गायब हो गए हैं, मोबाइल ऑन करके छोड़ दिए हैं और भाग गए। चलो माइक ऑफ कर लीजिए। देखो, ये चूंकि आप लोगों को देखना है कि ये व्यापारिक मंडल है, अभी इनके शेयर लगे हुए हैं। तो शेयर लगे हुए हैं तो इसको व्यापार से पूरा का पूरा मतलब, व्यापार से क्या मुनाफा हो रहा है, व्यापार की क्या गतिविधियां हैं, ये तमाम हेडक ये अपने पास रखेगा, क्योंकि इनके पैसे लगे हुए हैं। शेयर होल्डर्स के क्या लगे हुए हैं? पैसे लगे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक कार्य कहाँ करना है? ये कार्य कहाँ करना है? ये करना है भारत में। भारत में किस तरह की राजनीतिक होगा, तो इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया गया कि आप राजनीतिक कार्य को देखिए। लेकिन ध्यान रखो, इसके लिए भी, इसके राजनीतिक कार्य के नियंत्रक के लिए भी एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार लगा करके लिखना, नोट लिखिए, पॉइंट नेक्स्ट लिखिए। राजनीतिक क्रियाकलाप की, राजनीतिक कार्यों के लिए, ऐसे लिख दीजिए, राजनीतिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के, ऐसे लिखना, राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण, नियंत्रण अच्छा सेंटेंस रहेगा, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए, पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे हिंदी में नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों का पेपर में पूछ चुका है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में राजनीतिक कार्यों के लिए, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का या नियंत्रक मंडल का गठन, कब किया गया?
पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नियंत्रक मंडल का गठन, भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। ठीक है, भारत में नहीं लिखना, भारत के लिए लिखना, भारत के लिए में मत लिखना। क्या लिखिए, इसमें सदस्यों की संख्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 रखी गई थी। लिख लीजिए, टोटल सदस्यों की संख्या 6 थी और इसका गठन किया गया था। और ये काम कहां से करेगा, ये भी काम इंग्लैंड से ही करेगा। ठीक है, कंपनी की किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां होगा उस पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। व्यापार पर कंट्रोल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, ध्यान रखना। क्लियर? ये समझ में आया? अब नीचे एक नोट लिखिए और स्टार लगा करके नोट लिखिए। लिखिए स्टार लगा करके नोट। लिखिए पीट्स इंडिया एक्ट 1700, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है, की नींव रखी गई। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन, द्वैध शासन खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो द्वैध शासन का नींव किस अधिनियम द्वारा रखा गया था, ये बताइए। द्वैध शासन का नींव किस अधिनियम द्वारा रखा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1784। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, सर, तो वारेन हेस्टिंग द्वारा कौन सा शासन खत्म किया गया था? क्या? 1775 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वारेन हेस्टिंग द्वारा कौन सा एक खत्म किया गया था एक शासन? वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सा शासन खत्म किया था? जी, देखो, यहाँ द्वैध शासन का मतलब क्या है? यहाँ जो द्वैध शासन है वो है व्यापारिक गतिविधियां कौन देखेगा। देखो, शासन पहले, इसको ऐसे समझिए, द्वैध शासन का मतलब पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही कंपनी भारत के लिए व्यापार का भी काम देखती थी निदेशक मंडल के द्वारा। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा, भारत के लिए जो राजनीतिक कार्य भी यही देखते थे। ठीक है, ये दोनों कार्य कौन करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही संपन्न किया जाता था। क्लियर है? लेकिन जैसे 1784 में, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, तो कंपनी के जो ये दोनों कार्य थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे, इन दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया। व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए। ठीक है भाई, आप व्यापार का काम आप अलग रखिए और राजनीति का काम अलग रखिए। अब समझ में आया? व्यापार का काम
अलग रखिए और राजनीति का काम अलग रखिए। यही है द्वैध शासन यहाँ पे। अब समझ में आया? द्वैध जी सर। शासन, एक शासन एक कार्य हो गया व्यापार का, ये कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल जिसमें 24 सदस्य थे। और राजनीतिक कार्य करने के लिए यहाँ पे एक गठन किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या जिसे हम नियंत्रक मंडल कहते हैं, नियंत्रक मंडल। तो हो गया ना द्वैध, हो गया ना द्वैध शासन। अब समझ में आया? एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिख लीजिए। देखो हमने पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिएगा। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो इसमें जो बंगाल के प्रशासक थे उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, कितने सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था? एक परिषद बनाया गया था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। 4। वेरी गुड, 4 सदस्य। ये क्वेश्चन VVI है, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। गवर्नर जनरल के सहायता के लिए जो परिषद का गठन किया गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। अब यहां पे स्टार लगा के लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये जो परिषद की संख्या 4 थी, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। उसमें से 1 घटा दिया, मतलब अब कितना कर दिया गया? 3 कर दिया। लिख लीजिए, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और मैंने जैसे बताया कि कंपनी का उपहार लेना, और जो कहते थे कि एक घूसखोरी का एक नया तरीका था कि मैं घूस नहीं ले रहा हूं, उपहार ले रहा हूं, ठीक है। तो अब चूंकि शासन पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि अब जो भारत में जो उपनिवेश है वो किसका उपनिवेश है? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन है। भारत अब ब्रिटिश सरकार के अधीन है। तो अब प्रशासन जो पूरी तरह से, अब हमने देखा कि जो कंपनी के कार्य, ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्य और प्रशासन पे पूरा नियंत्रण दे दिया गया। तो भाई अब ये उपहार लेकर के जो घुसखोरी कर रहे हो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि ऐसे लिख लेना कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप उपहार नहीं ले सकते। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सबका डाउट क्लियर है? द्वैत शासन वाला डाउट क्लियर हुआ जी? डाउट नहीं है तो एक हेडिंग, किसी को डाउट नहीं है? अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा। एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786, मैंने लिखवाया होगा आप लोगों को, तो हेडिंग लिख दीजिए एक्ट ऑफ 1786। हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और
नेक्स्ट है हमारा एक चार्टर एक्ट आया था 1793 का। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 1813 का एक अधिनियम है और ये भी चार्टर एक्ट है। और फिर 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम 1786 से लेकर के 1833 तक का चार्टर एक्ट देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। तो हेडिंग का आप लिख सकते हैं कि एक्ट ऑफ 1786 और वहां पे लिख दीजिए नेक्स्ट क्लास। अब किसी को कुछ पूछना है बताइए। कोई डाउट नहीं? सर ये द्वैत शासन वाला ये जो देता है, बक्सर के युद्ध के बाद जो क्लाइव ने लगाया था हम्म, द्वैत शासन, उसको खत्म किया है 72 में वारेन हेस्टिंग। तो ये क्या था सर? वो द्वैत शासन क्या था ये बताइए मुझको। वहां पर नहीं, जो मतलब थोड़ा मैं दे रही थी। वहां पे जो दीवानी अधिकार और फौजदारी अधिकार, मैंने आप लोगों को बताया था कि दीवानी और फौजदारी, ठीक है, दीवानी। सर वो क्लास में नहीं की इसलिए नहीं नहीं, वो क्लास अभी पढ़ाई ही नहीं है वो हिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि दीवानी और फौजदारी होता था। ठीक है, दीवानी और फौजदारी का मतलब कि दीवानी अधिकार जो मतलब लाभ वाला काम है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या प्रशासक है अपने अंडर में रखेंगे, और शासन का कार्य वो भारतीयों को सौंपते हैं कि शासन आप करिए, राजनीति व्यवस्था आप देखिए, पैसा हम वसूलेंगे, दीवानी अधिकार मेरा, फौजदारी आपका। ठीक है, यहाँ पे जो द्वैत शासन है कंपनी के अधीन, कंपनी के तहत जो द्वैत शासन है, इसमें कंपनी दोनों कार्य देख रहा है भारत में। अब 1784 तक ईस्ट इंडिया एक्ट तक कंपनी दोनों काम देख रहा था, राजनीति भी कर रहा है और व्यापार भी चला रहा है। तो यहाँ कंपनी के अंदर का द्वैत शासन, ठीक है, कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए द्वैत शासन अगर हम देखें इस प्रकार, एक द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत कंपनी के लिए किया गया कि कंपनी व्यापार का काम करेगी या कंपनी राजनीति करेगी। तो एक ही व्यक्ति दोनों चीज करेगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे जाएगा। बात समझ रही है? तो कहा गया कि ठीक है, कंपनी का जो व्यापार है, व्यापार में तो कंपनी किसी एक व्यक्ति की है नहीं या ब्रिटिश सरकार की है नहीं, वो शेयर होल्डर्स की कंपनी है। तो शेयर होल्डर्स मिल करके व्यापारिक गतिविधियां का देखे, यानी कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है वो व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रण कर रहा है अच्छी तरीके से, चूंकि शेयर होल्डर्स जो है वो सब चुनते हैं निदेशक मंडल के 24 सदस्यों को। तो व्यापार को तो वो देख लेगा, लेकिन राजनीति का काम भी अगर इन्हीं को दे दिया जाए, इन निदेशक मंडल को ही दे दिया जाए, तो करप्शन जो है वो और एक्सट्रीम हो जाएगा। करप्शन के रूप बदल चुके हैं। कह रहा है कि हम घूस नहीं ले रहे, हम उपहार ले रहे हैं। कंपनी के जो मेंबर्स है, जो इन्वॉल्व है, वो कह रहे हैं कि हम उपहार ले रहे हैं, और उपहार नहीं था, वो एक तरह से भ्रष्टाचार ही है। और राजनीतिक अधिकार भी भ्रष्टाचार, सारे अधिकार एक ही जगह पे चला जाए तो वो स्वाभाविक एक्सप्लोटेशन का जो कारण बनेगा, वो व्यापक रूप से एक्सप्लोटेशन का या भ्रष्टाचार का कई तरह के कारण बनेंगे। यही कारण था कि बोला गया कि ठीक है, कंपनी का राजनीतिक जो राजनीतिक कार्य है उसके देखभाल के लिए एक अलग संगठन बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा वो ब्रिटेन में, और वो कौन होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करे। ठीक है, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और व्यापारिक कार्यों का देखने के लिए आपने देखा ही है कि निदेशक मंडल व्यापारिक कार्यों को देख रहा है। तो ये दो तरह के शासन हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। तो ये किस अधिनियम द्वारा शासन की व्यवस्था पड़ी है, ये अलग चीज है। यहाँ पे हम फौजदारी और दीवानी जो दो तरह की व्यवस्था है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ? जी सर। और किसी का कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।